वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात। देखो, इस चैनल को थोड़ा सा तुम्हारा साथ चाहिए। सिर्फ कुछ लोग अगर अभी सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा 1K पूरा हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पर इससे मुझे आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसकी आंखों में कोई हलचल नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं और जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। नाम है जियांग। उस सुबह वो अपनी माँ के साथ कार में बैठा है क्योंकि आज उसके नए स्कूल का पहला दिन था। कोई उत्साह नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस खामोशी, जैसे वो अंदर से खुद को बंद कर चुका हो। इसी बीच दूसरी तरफ हमारी कहानी की लड़की रूई अपने घर से भागते भागते निकलती है। वो देर कर चुकी है और उसे डर है कि आज फिर से उसे सजा न मिल जाए। तेज दौड़ते हुए जब वो सड़क के मोड़ पर मुड़ती है, तभी अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। वही लड़का जियांग। रूई हड़बड़ाकर पूछती है, तुम ठीक हो? लड़का सिर्फ उसे देखता है, कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। रूई समझ नहीं पाती कि वो घमंडी है, डरा हुआ है या बस बोलना नहीं चाहता। वो और रुकती नहीं, देर हो चुकी थी, इसलिए वो तेजी से स्कूल की ओर भाग जाती है। जब तक वो स्कूल पहुंचती है, मेन गेट बंद हो चुका था। घबराहट में वो दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत खराब थी, सर ने उसे पकड़ लिया। और उसी वक्त पीछे से जियांग भी आता दिखता है। वो भी लेट था। सर दोनों को साथ खड़े देखते हैं, मगर अजीब बात यह है कि सर सिर्फ रूई को डांटते हैं, जियांग को बिना कुछ कहे जाने देते हैं। रूई अंदर ही अंदर फट पड़ती है। गलती दोनों की, सजा सिर्फ मेरी क्यों? अगला दृश्य क्लासरूम का है। टेस्ट चल रहा है, सब बच्चे सिर झुकाकर लिख रहे हैं। जियांग उन सब के बीच भी अलग है। उसने सवालों के जवाब जल्द ही पूरे कर दिए और बिना किसी आवाज के अपनी कॉपी जमा करके बाहर निकल गया। रूई अभी भी पेपर को घूर रही थी जब अचानक उसके पेट में भूख जोर से बोल उठी। वो और लिख नहीं पाती। आखिरकार वो चुपके से क्लास छोड़कर बाहर निकल जाती है खाना ढूंढने। टिफिन खत्म होने के बाद जब वो फिर से स्कूल में अंदर घुसने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे जाकर किसी पर गिरती है। शरीर टकराने की आवाज आती है और उसके साथ ही जियांग की गुस्साई सांसें। वो गुस्से से कहता भी नहीं, बस जली हुई आंखों से उसे देखता है। रूई शर्मिंदगी में उठकर भागना चाहती है, तभी जियांग की नजर उसके गले में पड़े एक पुराने लॉकेट पर टिक जाती है। उसकी सांस जैसे रुक जाती है। वो एक पल को खो सा जाता है। रूई समझ नहीं पाती कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो जाने लगती है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। रूई चौंक जाती है। उसकी चिढ़ और शर्म मिलकर एक झटके में मुट्ठी बन जाती है और वो उसे घूंसा मार देती है। लेकिन उस वक्त सर पीछे से आ रहे थे। घूंसा सीधा सर के मुंह पर लगता है। पूरी जगह शांत। फिर सर का भड़कना शुरू। रूई को 1 हफ्ते का साफ सफाई का काम दे दिया जाता है। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। हमें पहली बार पता चलता है कि जियांग और रूई बचपन में एक दूसरे के बेहद करीब थे, एक दूसरे के साथ खेलने वाले, लड़ने वाले, हंसने वाले। लेकिन जिंदगी के मोड़ों ने दोनों को अलग कर दिया। अगले दिन टीचर क्लास में घोषणा करते हैं कि जियांग और रूई दोनों इंग्लिश क्लास के प्रतिनिधि होंगे। जियांग को टीचर ने बड़ी मुश्किल से मनाया था। रूई चाहकर भी मना नहीं कर पाती। ब्रेक में रूई थककर क्लास में ही सो जाती है। जियांग चुपके से अंदर आता है, धीरे से उसके करीब जाता है, उसके माथे पर गिरे बाल हटाता है और तभी उसे रूई के माथे पर वही छोटा सा निशान दिखता है। एक ऐसा निशान जिसे केवल वो जानता था। और उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो बचपन में लिटिल रैबिट कहता था। रूई अचानक जाग जाती है और उसे सामने देखकर घबरा जाती है। वो बिना कुछ कहे भाग जाती है। घर पहुंचते ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है, किसी अनजानी आईडी से। वो मैसेज भेजने वाला कौन है ये उसे पता नहीं, लेकिन बात करने का मन करता है और वो बातचीत शुरू कर देती है। अगले दिन क्लास में रूई को खड़ा करके कहा जाता है कि जहां जियांग ने रीडिंग खत्म की है, वहीं से वो आगे पढ़े। मुसीबत ये कि उसे पता ही नहीं कि उसने क्या पढ़ा था। तभी जियांग धीरे से आकर उसे बताते हुए मदद करता है। ये वही दोस्ती का जुड़ाव था जो कहीं खो गया था और अब फिर से थोड़ा थोड़ा लौट रहा था। कुछ देर बाद अकेले बैठे जियांग खुद से सवाल करता है, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हम तो कभी एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। परीक्षा का दिन आता है। रूई जियांग के ठीक पीछे बैठी है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो रबर लाना भूल गई है। वो धीरे से जियांग को पुकारती है। जियांग बिना उसकी तरफ देखे अपना रबर पीछे बढ़ा देता है। पेपर खत्म होते ही वो उसे रबर लौटाने जाती है, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की यांग आती है। वो जियांग से बात करना चाहती है, लेकिन उसे आदत थी हमेशा दूरी बनाए रखने की।
ठीक उसी समय जियांग अचानक कमजोरी महसूस करता है, लेकिन उसे डर है कि कोई उसकी हालत समझ न ले। फिर भी रूई उसे समझ जाती है। अगला दृश्य एक कैफे का है। रूई वहां जाकर उस रहस्यमयी आईडी का पता लगाती है जो हर रात उसे मैसेज करती थी, और उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जियांग है। यहीं से उसे पहली बार पता चलता है कि जियांग सोशल एंजाइटी से लड़ रहा है। उसके लिए लोगों से बात करना, भीड़ में रहना, भाव व्यक्त करना, ये सब आसान नहीं था। वो हमेशा से अंदर ही अंदर जूझ रहा था। रूई अब चुप नहीं रह सकती थी। वो जियांग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। शाम को जियांग एक बॉक्स लेकर आता है। रूई सवाल पूछती रहती है, तुम छिपकर मैसेज क्यों करते थे? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? जियांग कोई जवाब नहीं देता, बस वो बॉक्स उसके हाथ में रख देता है। जब रूई उसको खोलती है तो अंदर वही खिलौने, वही तस्वीरें, वही पुरानी चीजें और उसके लॉकेट का आधा हिस्सा पड़ा होता है। रूई की सांस अटक जाती है। उसका बचपन उसके सामने फिर से जीवित हो उठता है। अब उसे समझ आता है कि जियांग उसे ऐसे क्यों देख रहा था। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। रूई कहती है, अब से अगर कोई तुम्हें तंग करेगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जियांग हल्की मुस्कान से कहता है, तुम हमेशा से ऐसा ही करती आई हो। रूई हंसते हुए कहती है, अब मैं और भी मजबूत हूँ। कौन तुम्हें सताएगा, बताना बस। रात को घर पहुंचते ही उसे एक और सरप्राइज मिलता है। जिस ट्यूशन टीचर को उसकी माँ ने रखा है वो कोई और नहीं, जियांग है। रूई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मैसेज करके लिखती है, मैं कल पढ़ने आऊंगी। जियांग पलटकर लिखता है, मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। रूई जवाब देती है, तुम्हें संभालना मुझे आता है। अगले दिन वो ठीक समय पर जियांग के घर पढ़ने पहुंचती है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त सू और जाबी वहां आते हैं। जाबी रूई और जियांग को देखकर जल जाती है। उसे लगता है कि रूई ने दोस्त बदल दिए हैं। गुस्से में वो चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि आज जाबी का बास्केटबॉल मैच है। रूई उसे सपोर्ट करने जाती है, लेकिन जाबी अच्छा खेल नहीं पा रहा। जियांग ये देखता है और चुपचाप एक प्लान बनाता है। पूरा कोर्ट, एंगल्स, पासिंग, हर चीज का हिसाब लगाकर एक रणनीति तैयार करता है। जाबी उसी प्लान पर खेलने लगता है और कुछ ही देर में जीत जाता है। जाबी दौड़कर जियांग से कहता है, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो, और एक नई दोस्ती जन्म लेती है। कुछ देर बाद टीचर जियांग को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम साइंस लो, तुम्हारा दिमाग तेज है। लेकिन जियांग जवाब देता है कि वो आर्ट्स लेगा। क्यों? क्योंकि रूई वही लेने वाली थी। इसके बाद यांग रूई को एक किताब देती है जो जियांग को देना था। जब रूई किताब उसे देती है तो उसके अंदर से एक प्रेम पत्र गिर पड़ता है। जियांग बिना समझे उसे जोर से पढ़ देता है। पूरी क्लास सुन लेती है। सर गुस्से से दोनों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जियांग हिम्मत करके बोलता है, सर ये लेटर रूई का नहीं है, उसकी लिखावट ऐसी नहीं है। सर जांचकर मान जाते हैं। रूई बच जाती है। फिर एक दिन रूई सुनती है कि लान नाम का लड़का जियांग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। रूई सह नहीं पाती। वो उसे सीधी चुनौती देती है। दोनों के बीच गेम होता है। हारने वाला हर बार खूब सारा पानी पीता है। लान बार बार हारता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जियांग घबरा जाता है और रूई सब बताती है। शाम को दोनों खाना खाने जाते हैं। रूई मजाक में कहती है, यांग तो तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। जियांग शांत होकर बोलता है, मेरे लिए दोस्ती सिर्फ एक इंसान से है और वो तुम हो। रूई के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। अगले दिन यांग जियांग से मिलने आती है, लेकिन जियांग उसे किताब के पैसे देकर चलता बनता है। यांग टूट जाती है। उसकी सहेली कहती है कि जियांग की मानसिक स्थिति ऐसी है। बदकिस्मती से ये बात लान के दोस्त सुन लेते हैं और जियांग को चिढ़ाते हैं। रूई आगे बढ़कर सबके सामने उन्हें रोकती है। किसी की बीमारी पर हंसना कमजोरी है, वो कहती है। जियांग वहां से जाना चाहते हैं, लेकिन रूई उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम अकेले नहीं हो। अगले दिन जियांग क्लास में आता है तो लोग फुसफुसा रहे होते हैं। वो पहली बार सबके सामने खड़े होकर बोलता है, हाँ, मैं बचपन में मानसिक समस्या से गुजर रहा था, लेकिन मैं अब बेहतर हो रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे जज करते हो तो ये तुम्हारी समस्या है। क्लास चुप हो जाती है। रूई की आंखें चमक उठती हैं। उसका दोस्त आखिरकार खुद के लिए बोला। फिर आता है स्पोर्ट्स डे। रूई एक खेल में हिस्सा लेती है और गिरकर चोट खा जाती है। जियांग तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। उसी वक्त पता चलता है कि किसी ने जियांग का नाम 100 मीटर रेस में डाल दिया है। निकालना मुमकिन नहीं था। सबके हैरान होने के बीच जियांग खुद कहता है, मैं भागूंगा। रूई उसे हिम्मत देती है, तुम कर सकते हो। रेस शुरू होती है। जियांग पहले धीमे, फिर जब वो रूई को चीयर करते देखता है, उसकी चाल बदल जाती है। वो तेज से तेज होता जाता है और आखिरकार सबसे आगे निकलकर जीत जाता है। वो फिनिश लाइन पार करते ही रूई को गले लगा लेता है, जैसे सारी मेहनत, डर और दर्द उसी गले में पिघल गया हो।
बाद में पता चलता है कि लान के दोस्तों ने मजाक में उसका नाम लिखा था। टीचर उन्हें सजा देते हैं और जियांग से माफी मंगवाते हैं। अगले दिन क्लास में जियांग अपना गोल्ड मेडल रुई के गले में डाल देता है। रुई कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाती, बस उसके चेहरे पर एक सच्ची साफ मुस्कान फैल जाती है। रात में वो मेडल की फोटो खींचकर जियांग को भेजती है और धन्यवाद लिखती है। जियांग जवाब देता है, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और उसी रात आसमान की तरफ देखते हुए वो अपने मन में एक बात कहता है, लिटिल रैबिट, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? क्लास में दूसरे ही दिन माहौल अचानक बदल गया था। टीचर हाथ में कागज लेकर आए और बोले कि एग्जाम का पूरा शेड्यूल बन चुका है। उनकी आवाज सुनकर पूरा क्लासरूम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर वो धीरे से समझाने लगे कि अब से खेलने कूदने का टाइम खत्म, सबको पूरी जान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। पूरी क्लास एक साथ हाँ तो कह देती है, लेकिन उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि आने वाले हफ्ते आसान नहीं होंगे। इसके बाद जैसे किसी ने अदृश्य बटन दबा दिया हो, सब स्टूडेंट्स टीम बनाकर पढ़ाई में जुट गए। कोई नोट्स लिख रहा था, कोई पिछले साल के सवाल फटाफट हल कर रहा था। किसी को तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार उसने मोबाइल कब उठाया था। मानो पूरा स्कूल ही एक मिशन पर हो, किसी भी तरह एग्जाम जीतना है। थोड़े ही सीन बाद कहानी सीधे एग्जाम हॉल में पहुंच जाती है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। चेहरे पर टेंशन कम, एक अजीब सा फोकस ज्यादा। सब अपने अपने पेपर में डूबे हुए। और जब आखिरकार आखिरी घंटी बजी तो क्लासरूम एकदम फट पड़ा। सब खुशी से चिल्लाने लगे, अब पढ़ाई का टॉर्चर खत्म, अब बस मस्ती, घूमना, आराम। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। टीचर वापस आते हैं और साफ कहते हैं कि छुट्टी का मतलब आराम नहीं होता, बल्कि अब तो उनके पास और भी काम है, होमवर्क का पहाड़। ये सुनते ही सबका चेहरा झटके की तरह उतर जाता है। जिस आजादी की उन्होंने अभी अभी कल्पना की थी, वो 2 सेकंड में गायब। अगली सुबह कहानी एकदम नए मोड़ से शुरू होती है। रूही दरवाजा खोलती है तो सामने जियांग खड़ा मिलता है। उसे इतनी सुबह देखकर वो खुद हैरान थी। ठीक उसी वक्त पीछे से उसका छोटा भाई तेजी से आकर उसे धक्का देता है और रूही लड़खड़ा कर सीधा जियांग के करीब आ जाती है। उनकी आंखें सेकंड के लिए टकराती है और माहौल कुछ अलग सा हो जाता है। दूर खड़ी जाबी और सू ये पूरा सीन चुपचाप देख रहे थे। उनको तो पक्का भरोसा हो गया, ये दोनों जरूर चुपके चुपके कुछ चलाते हैं। इसके बाद तीनों यानी रूई, उसका भाई और जियांग पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। पीछे पीछे जाबी और सू भी चुपके से लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि ये हाइकिंग नहीं, डेट है। जाबी फुसफुसा कर कहती है, देखना आज सब पता चल जाएगा। सू जवाब देता है, मुझे तो बस चलने को बोला था, मैंने क्या गलत किया। ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक बेहद खूबसूरत जगह मिलती है। रूही अपने भाई को कहती है कि अगर वो चाहे तो यहीं बैठकर अपनी पेंटिंग पूरी कर सकता है। उसका भाई उत्साह में ब्रश निकाल लेता है और काम में जुट जाता है। इधर जियांग देखता है कि रूही धीरे धीरे नींद में झुक रही है। वो चुपचाप अपना कंधा आगे कर देता है और रूही वहीं टिककर सो जाती है। कुछ देर बाद खुद जियांग की भी आंख लग जाती है। ये दृश्य देखकर रूही का भाई अपनी पेंटिंग छोड़कर उनकी पोज का एक स्केच बनाने बैठ जाता है। मगर किस्मत देखो, कुछ मिनट बाद वो खुद ही पेपर पर झुककर सो जाता है। रात का सीन कट होता है। अब जियांग रूही के भाई को कंधे पर उठाकर घर ले जा रहा है। घर पहुंचकर रूही को पता चलता है कि उसका भाई असली में सोया ही नहीं था, बस नाटक कर रहा था। रूही गुस्सा होकर उसे घूरती है, लेकिन वो शरारती मुस्कान के साथ कह देता है, अगर तुमने शिकायत की तो ये स्केच माँ को दे दूंगा। और रूही के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कुछ दिन बाद नतीजे आने का दिन आता है। स्कूल में हर तरफ खुशी की बातें, कौन कहाँ जाएगा, किसका क्या स्कोर है। लेकिन रूही बिल्कुल चुप रहती है। वो अकेले ही वहां से निकल जाती है। जियांग उसके इस व्यवहार से परेशान हो जाता है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। रूही एक कैफे में चली जाती है जहां संयोग से लान काम करता है। उसका उदास चेहरा देखकर लान उसे गेम खेलने का चैलेंज देता है। शुरू में रूही कुछ नहीं कहती, लेकिन अंत में राजी हो जाती है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, रूही धीरे धीरे हंसने लगती है और उसका मूड हल्का हो जाता है। उसी वक्त जियांग वहां जा पहुंचता है। रूही को किसी और के साथ इतना खुश देखकर उसे एक अनजानी जलन महसूस होती है। मनी मन उसका सवाल वही, क्या मैं उसे कभी ऐसे मुस्कुराने नहीं दे पाया। अगले दिन क्लास में लान रूही को पढ़ने के कुछ नोट्स देता है, लेकिन रूही उसे लिए बिना चुपचाप चली जाती है। ये देखकर जियांग और भी परेशान हो जाता है। रात को असली बात पता चलती है। रूही जानबूझकर खुद को दूर कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि वो जियांग की पढ़ाई और उसके बड़े सपनों के बीच रुकावट बन जाएगी। वो खुद को एक औसत छात्र मानती थी और डरती थी कि जियांग उसके कारण अपने मौके खो देगा, इसलिए उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। उधर जियांग जाबी से बातें करते करते सारी गलतफहमियों का सच जान जाता है और फिर वो दिल में एक बड़ा फैसला लेता है।
वो रुई के लिए 1 साल का गैप लेगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से से भर उठती है। उनके लिए जियांग की मेहनत और उसकी पढ़ाई उससे कहीं बड़ी थी। थोड़ी देर बाद जियांग रुई से मिलने पहुंचता है। रुई बॉटल में गर्म पानी भर रही थी और जल्दबाजी में पानी सीधा जियांग के हाथ पर गिर जाता है। उसी समय जियांग की माँ वहां पहुंचती है और रुई पर खूब नाराज होती हैं। लेकिन अचानक रुई की माँ आकर माहौल शांत कर देती हैं। उससे गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं, और वो रुई को भर ले जाती हैं। रात को वही चारों दोस्त फिर उसी पुराने काफे में मिलते हैं। ये मुलाकात जैसे किसी बंद दरवाजे को दोबारा खोल देती है। गलतफहमियां मिट जाती हैं, दिल की बातें खुल जाती हैं और रुई पहली बार खुलकर कहती है कि वो आगे चलकर एक ब्रॉडकास्टर बनना चाहती है। चारों दोस्त हंसते बतियाते घर लौटते हैं। दूर से ये सब देखकर जियांग की माँ पहली बार समझती है कि उसका बेटा कब सबसे ज्यादा खुश रहता है। अगले दिन जियांग और रुई साथ में शॉपिंग पर जाते हैं। एक दुकान में जियांग को एक खूबसूरत डायरी दिखती है। वो बिना सोचे रुई को दे देता है, ये तुम्हारे लिए। रात को स्कूल में गुपचुप तरीके से सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। सब छत पर बैठकर नए साल का जश्न मनाने आए थे। इसी बीच जियांग रुई का हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम में ले जाता है, जहां दोनों अकेले कुछ शांत वक्त बिताते हैं। उधर छत पर जाबी आतिशबाजी जला देता है। आवाज सुनकर गार्ड दौड़े चले आते हैं। जियांग तुरंत रुई को लेकर निकल जाता है, लेकिन सू को बचाने के लिए जाबी ही खुद पकड़ में आ जाता है। अगले दिन टीचर जाबी पर बिगड़ते हैं और सजा सुनाते हैं। 1,00,000 बार माफी लिखो। जाबी का चेहरा देखने लायक था। क्या मेरा हाथ ही टूट जाएगा? लेकिन टीचर का फैसला अटल था। नए साल की सुबह टीचर क्लास में खुशखबरी देते हैं कि आज बच्चे अपनी मर्जी से दिन बिता सकते हैं। रुई ने स्कूल फंक्शन में भाग लेने का प्लान किया था, लेकिन जल्दबाजी में अपना सामान घर पर ही भूल गई। वो लेने तो चली जाती है, लेकिन शाम तक लौटती नहीं। सब परेशान हो जाते हैं और जियांग तो बिना कुछ सोचे सीधा रुई के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रुई तेज बुखार में पड़ी है। जियांग पूरी रात उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता है। सुबह रुई कुछ ठीक होती है और तभी उसके दादा दादी घर वापस आते हैं। नाश्ते के समय वो जियांग का व्यवहार देखकर बहुत खुश होते हैं। खाने के बाद रुई और जियांग साथ में बर्तन धोते हुए हंसते रहते हैं और ये सब कमरे से झांककर दादा दादी सीक्रेटली देखते रहते हैं। अगले दिन स्कूल में रुई को पता लगता है कि एक प्रिंसिपल आने वाले हैं जो वुडन क्लब कंपटीशन के लिए किसी एक स्टूडेंट को चुनेंगे। रुई को तुरंत ध्यान आता है कि जियांग कितना अच्छा वुडवर्क करता है। वो बिना देर किए जियांग को लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं। संयोग से वही उनकी मुलाकात प्रिंसिपल से हो जाती है। वो पूरी उम्मीद में उनसे अनुरोध करती है कि जियांग को एक मौका दे, लेकिन पास खड़ा टीचर बीच में ही कह देता है, अभी नहीं, बाद में आइए। क्लास खत्म होते ही रुई फिर से प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच गई। इस बार वो पहले जैसी घबराई हुई लड़की नहीं थी। उसके चेहरे पर एक तरह का आत्मविश्वास था, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप अपना बैग खोलती है और प्रिंसिपल की मेज पर रख देती है। प्रिंसिपल पहले तो समझ ही नहीं पाए कि वो उन्हें क्या दिखाना चाहती है, पर जैसे ही उनकी नजर उस बैग पर ठहरी, वो एकदम सन्न रह गए। उस बैग में कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी को भी हैरानी हो जाए। हर सिलाई, हर पैटर्न जैसे किसी ने बहुत दिल लगाकर बनाया हो। प्रिंसिपल ने धीरे से बैग को हाथ में उठाया और बोले, ये किसने बनाया? रुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग ने, अपने हाथों से। बस ये सुनना था कि प्रिंसिपल जैसे पिघल गए। उन्होंने तुरंत कहा, उसे मेरे पास भेजो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रुई तो इतने में ही फूला नहीं समा रही थी। वो दौड़ती हुई जियांग के पास पहुंचती और एक सांस में सारा किस्सा सुना देती है। लेकिन जियांग हमेशा की तरह शांत ही रहा। उसने बस इतना कहा, छोड़ो ये सब, तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही जरूरी है। रुई को समझ नहीं आया कि खुश हो या नाराज, पर वो चुप रह गई। कुछ दिन बाद एक सीन आता है जहां ये चारों, रुई, जियांग, जाबी और सू, एक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। ये लोग किसी गाइडेंस के लिए नहीं आए थे, वो अपने दम पर एडमिशन देने आए थे। सालों की मेहनत थी और ये लोग अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। फिर यूनिवर्सिटी का लेटर आता है। जाबी उसे रिसीव करने जाती है। जब लिफाफा खोला जाता है, सबकी नजरें नाम ढूंढने लगती हैं। सू का नाम है, जाबी का नाम है, जियांग का नाम है, पर रुई का नहीं। थोड़ी देर पूरा माहौल चुप हो जाता है। सबको लगता है कि रुई शायद टूट जाएगी, मगर वो उल्टा हंस देती है और कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। अगली बार ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में जो जिद थी, उसे देखकर जियांग अंदर से हिल गया। उसने उसी पल तय कर लिया कि रुई को अकेले नहीं छोड़ना है। अब से वो खुद उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। के बाद शुरू होता है मेहनत का असली दौर। जियांग हर दिन रुई को पढ़ाता और जाबी उसे खेल कूद में काबिल बनाने के लिए कड़ी प्रैक्टिस कराता। घर के कोने कोने में रुई की कॉपियां, शॉर्ट नोट्स, टाइम टेबल बिखरे रहते।
उसकी जिंदगी जैसे बस एक ही दिशा में दौड़ रही थी। आखिरकार एग्जाम के दिन आ गए। रूही ने हर पेपर ऐसे दिए जैसे वो किसी बैटल में उतर रही हो। पलक झपकते ही सारे पेपर खत्म हो गए और फिर रिजल्ट का दिन आया। सबके सब इकट्ठा खड़े थे। रूही घबराई हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक उम्मीद अब भी थी। रिजल्ट खुला और सच किसी तलवार की तरह सामने आया। रूही सिर्फ एक नंबर से रह गई, सिर्फ एक नंबर। रूही खुद तो अपने आंसू रोक लेती है, पर जियांग खुद को संभाल नहीं पाता। वो रो पड़ता है, बिल्कुल टूटे हुए बच्चे की तरह। रूही उसके कंधे पर हाथ रखती है और प्यार से कहती है, अरे पागल, रो क्यों रहे हो? हम साथ हैं ना। यूनिवर्सिटी भले ही अलग हो सकती है, दोस्ती नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे। समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने कॉलेजों की ओर निकल रहे हैं। लेकिन रूही ने ऐसा कॉलेज चुना है जो जियांग के यूनिवर्सिटी कैंपस के बिल्कुल बगल में ही है। जाहिर है वो उससे दूर रहना ही नहीं चाहती थी। रूही जब पहली बार जियांग के हॉस्टल पहुंचती है, उसका चेहरा 1 मिनट में उतर जाता है। कमरा छोटा था, हवा भारी और माहौल बिल्कुल भी जियांग जैसा नहीं था। रूही ने तुरंत फैसला किया, ये जगह इसके लायक नहीं है। और अगले दिन वो जियांग के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ढूंढ लाती है। जगह साफ सुथरी, शांत और बिल्कुल आरामदायक। दोनों को ये जगह एकदम पसंद आ जाती है। जियांग तो इतना थक चुका था कि उस दिन वहीं सो गया। रूही धीरे से उसकी तरफ आई, जैसे किसी की नींद न टूट जाए। वो उसके चेहरे को चुपचाप देखती रहती। उसकी सांसें, उसकी पलकों की हरकतें, सब कुछ उसे सुकून देता। तभी जियांग की नींद टूट जाती है। दोनों की आंखें एक दूसरे में अटक जाते हैं। एक पल के लिए लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। वो धीरे धीरे करीब आने ही वाले थे कि अचानक रूही का फोन बजने लगता है। पल टूट जाता है। अगले दिन क्लास में एक नया लड़का आता है, गाओ। वो आते ही जियांग से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर जियांग की चुप्पी वही पुरानी थी। जब तक वो जवाब देता, गाओ अपने आप ही वापस जाकर बैठ चुका था। लेकिन उसकी नजरें जियांग पर टिकी रहती हैं और बाद में वही नजरें ईर्ष्या में बदल जाती है। दूसरी सीन में जाबी और सू जियांग के अपार्टमेंट में आए हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, जैसे घर से दूर एक छोटा सा परिवार बन गया हो। उसी रात जियांग के नाम एक पार्सल आता है। रूही उसे खोलती है और अंदर कैमरा देखकर उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वो बिना कुछ कहे सू को लेकर बाहर निकल जाती है। सड़क पर चलते हुए वो धीमी आवाज में कहती है, तो अभी वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। मैंने कितनी कोशिश की है कि उसके पुराने डर खत्म हो, पर वो फिर उसी चीज पर लौट आया। जियांग को भी तुरंत समझ आ जाता है कि वो क्यों नाराज हुई है। अगले दिन वो खुद रूही के पास जाता है। पहली बार उसके शब्दों में एक सच्ची माफी सुनाई देती है। वो कहता है, अगर मेरे किसी भी काम से तुम्हें चोट लगी है तो मैं सच में माफी चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने डर से बाहर आने की। धीरे धीरे मैं बदल रहा हूँ। रूही उसे देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। वो उसे माफ कर देती है। जियांग बताता है कि उसने अब क्लासमेट्स के साथ ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है। वो दूसरों के साथ काम कर रहा है। ये सुनकर रूही के चेहरे पर असली खुशी दिखती है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। कुछ दिन बाद जियांग अपने ग्रुपमेट से रूही की मुलाकात कराता है। सब मिलकर खूब हंसी मजाक करते हैं। वातावरण हल्का सा खुशियों से भरा हुआ। फिर क्लास में असाइनमेंट जमा करने का दिन आता है। पूरी क्लास में जियांग का काम सबसे अलग निकलता है। टीचर की तारीफ सबके सामने गूंजती है। पर वहीं गांव का चेहरा उतर जाता है। उसके मन में जियांग के प्रति एक नई जलन पैदा हो जाती है। रात में एक बेहद खूबसूरत सीन आता है। जियांग रूही की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे कमरे में ले जाता है। जब पट्टी हटती है, रूही सामने जो देखती है उसे उसकी सांसें थम सी जाती हैं। एक बड़ी सी पेंटिंग, रंगों में ऐसे पल कैद थे जो सिर्फ उन्हीं दोनों ने जिए थे, जैसे उनके रिश्ते को किसी ने कैनवस पर सांस दे दी हो। जियांग धीमी आवाज में कहता है, रूही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूही की आंखें भर आती हैं। वो हंसते हुए जवाब देती है, मैं तो बहुत पहले ही हाँ कह चुकी हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पल भर में सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। लेकिन कहानी की असली मुश्किलें अभी बाकी थीं। अगले दिन रूही का भाई उनके घर आता है कुछ दिनों के लिए। शरारत उसके खून में थी। आते ही उसने रूही को एक तरफ खींचा और बोला, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो माँ को बता दूंगा कि तुम लोग साथ रहते हो। देखो फिर कैसे बचोगी। जियांग दूर से ये सब सुन रहा था। वो सोचता है, अगर ये बच्चा ही हमारी किस्मत का दरवाजा पकड़ ले तो हमारा भविष्य क्या होगा। रात को जब सोने का समय आया, रूही और जियांग कमरे में थे और उसका भाई बीच में आ खड़ा हुआ। गंभीर चेहरा बनाकर बोला,
आप नीचे सोफे पर सो जाइए, मैं और आप ही यहाँ सोएंगे। जियांग भी कम नहीं था, वो शांत आवाज में बोला, असल में इस कमरे में आमतौर पर मैं और रूई सोते हैं, तुम नीचे जाकर सो जाओ। बस फिर क्या था, बातें टकरार में बदल गईं और ये नई परेशानियों की शुरुआत थी। सुबह का माहौल हल्का सा गर्म और शांत था और उसी वक्त बाहर एक मजेदार सा दृश्य दिखता है। जियांग रूई के छोटे भाई को लेकर इधर उधर घूम रहा है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि इस बच्चे को आज पूरे शहर का टूर कराकर ही दम लेगा। वो उसे खिलौनों की दुकान, आइसक्रीम की शॉप, पार्क, जहां जहां खुश होने की संभावना हो, सब दिखा रहा था। रूई का भाई पहले तो बहुत खुश, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी थी। एक जगह बेंच पर बैठते हुए वो हांफते हांफते बोल उठा, भाई बस करो, और कितनी चीजें दिखाओगे मुझे। लेकिन जियांग तो अपनी खुद की दुनिया में था। उसने नोटबुक निकालकर गंभीरता से पूछा, ठीक है, अब काम की बात, रूई को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, उसका मनपसंद रंग, कौन सा खाना वो मूड ऑफ होने पर मांगती है, और कौन सा गाना सुनकर उसका मूड बेहतर हो जाता है, सब बताओ, कुछ भी मिस मत करना। रूई का भाई थकान से आंखें बंद करते हुए बोला, ये सब बता दिया, अब और कितना पूछोगे आप। लेकिन जियांग लिखता ही जा रहा था, जैसे वो रूई पर एक संपूर्ण रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे हर छोटी जानकारी उसके लिए बेहद कीमती हो। कुछ देर बाद माहौल बदलता है और जियांग को हम डांस स्टूडियो में देखते हैं। वो इसीलिए आया था ताकि रूई को किसी दिन सरप्राइज कर सके। वो चाहता था कि रूई के पसंदीदा डांस स्टेप्स पर वो खुद भी थोड़ा बहुत हाथ साफ कर ले। लेकिन किस्मत हमेशा प्लान नहीं मानती। क्लास में यांग भी मौजूद थी और हालत ऐसी बनी कि जियांग को उसके साथ प्रैक्टिस करनी ही पड़ी। इसी दौरान किसी ने छिपकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रात तक इंटरनेट पर डाल दिया। और जैसा अक्सर होता है, रूई तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच गया। वो बस देखती रही, चेहरे पर कोई गुस्सा या शक नहीं, लेकिन दिल में छोटी सी चुभन जरूर बस गई। एक पल को उसे लगा, इतना समय साथ बिताने के बाद भी वो यांग के साथ इतना सहज कैसे। वो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में हल्की सी ठंडक उतर गई, जैसे झील की सतह पर अचानक एक हल्का सा धुंध जम जाए। रात में नहाने के बाद गीले बालों के साथ वो कमरे में आई तो जियांग ने बिना कुछ बोले हेयर ड्रायर उठाया और उसके बाल सुखाने लगा। रूई चुप रही, पर चेहरे पर एक बहुत छोटी कोमल सी मुस्कान आई। वो समझ रही थी कि ये देखभाल सिर्फ दोस्ती में नहीं आती। बाल सुखाने के बाद जियांग धीरे से बोला, सो जाओ, कल काफी काम है। रूई बस हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली गई। उनके बीच की दूरी थोड़ी पिघल रही थी। अगली सुबह जियांग ने रूई को तैयार नाश्ता परोसा, टोस्ट, अंडा और गरम चाय। ट्रे इतनी खूबसूरती से सजी थी कि रूई बस कुछ पल तक उसे देखती ही रही। फिर धीरे से हंसते हुए बोली, तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो सच में? जियांग ने हल्की नजर उठाकर कहा, और किसके लिए करूंगा। उस एक वाक्य ने रूई के दिल में गर्म सा एहसास भर दिया। दिन जैसे प्यार की मीठी शुरुआत के साथ खुला। अब कहानी कैफे की तरफ मुड़ती है, जहां रूई पार्ट टाइम काम कर रही थी। उसी कैफे में लान भी काम करता था, उसका काफी पुराना दोस्त। उस दिन कुछ लड़कियां कोने में बैठकर फुसफुसा रही थी जियांग और रूई को लेकर, तरह तरह की बातें। रूई ने सब सुना, लेकिन हमेशा की तरह शांत होकर अपना काम करती रही। तभी यांग कैफे में दाखिल हुई। उसे देखकर लान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे लगा कि इंटरनेट पर जो डांस वीडियो फैला था वो यांग का ही काम है। इस वजह से उसने यांग से ठंडा, लगभग रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। रात में रूई वीडियो कॉल पर जियांग से बात करती है। थोड़ी नाराज आवाज में पूछती है, तुम यांग के साथ इतने करीब कैसे थे? मुझे कुछ बताने का सोचा भी नहीं। जियांग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं डांस क्लास जाना बंद कर दूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी कोई भी तकलीफ मुझे मंजूर नहीं। रूई ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम जाओ, तुम्हें जो करना पसंद है वो करते रहो, बस मुझसे बात साफ साफ करते रहना। उन दोनों की बातचीत ने रिश्ते की नींव फिर से मजबूत कर दी। अगली सुबह रूई अपना पूरा सामान लेकर जियांग के घर आ गई, स्थायी रूप से साथ रहने के लिए। वो जियांग उसके बैग घसीटते घसीटते थक गया और हंसकर बोला, इतना सामान उठाकर मेरी तो सारी एनर्जी निकल गई, अब तो मुझे थोड़ा चार्ज कर दो। वो मुंह आगे करके खड़ा हो गया। रूई उसकी इस बच्ची जैसी हरकत पर हंसी रोक नहीं पाई और उसके गाल पर हल्की सी किस कर दी। कैफे में लान को पता चलता है कि यांग का उस वायरल वीडियो में कोई हाथ नहीं था। वो तुरंत अपनी गलती समझ गया और यांग से माफी मांगने चला गया। यांग ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं, उसे मान लेना मुश्किल होता है। और दोनों के बीच एक नई समझ पैदा हुई। अब एक कॉफी प्रतियोगिता शुरू होती है। रूई उसमें हिस्सा लेती है।
पहले राउंड में उसका काम सब कुछ चकित कर देता है और वो अगले राउंड के लिए चुनी जाती है। जियांग भले ही परीक्षाओं में उलझा था, लेकिन रूई हमेशा उसकी आंखों में रहती थी। एक बुजुर्ग कॉफी मास्टर मिस्टर लियू उससे कहते हैं, कॉफी का स्वाद बनाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसमें भावनाएं घोलने वाले कम। वही असली जीतता है। सेकंड राउंड शुरू हुआ। रूई स्टेज पर खड़ी होकर जियांग का लॉकेट पकड़ती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो मन ही मन कहती है, तुम जहां भी हो, तुम ही मेरा हौसला हो। दूसरी तरफ एग्जाम खत्म होते ही जियांग भागकर वहां पहुंचा, लेकिन इवेंट खत्म हो चुका था। रूई फिर भी उसे देखकर खुश थी। उस पल की खामोशी में दोनों के बीच एक अनकही मिठास थी। वहीं मौजूद एक इटालियन जज उसके काम से प्रभावित होकर उसे इटली में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन रूई मुस्कुराकर कहती है, अभी नहीं, अभी मैं अपना रास्ता नहीं बदलना चाहती। अगले ही दिन जियांग कैफे में आता है और कहता है, तुम एक चीज भूल गई हो। रूई हैरान। जियांग बोला, इटालियन भाषा सीखना। तुम इटली जाओगी और मैं भी तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे उसने रूई का भविष्य पहले से ही अपनी हथेली में उठा रखा हो। फिर एक रात बिजली चली जाती है। घर अंधेरे में डूब जाता है। रूई बाथरूम से तौलिया लपेटे ही डरकर बाहर निकलती है और जियांग दोनों हाथों से उसका संतुलन पकड़ लेता है। एक पल को समय थम जाता है। उनकी सांसें इतने करीब कि किसी को लगा जैसे कुछ कहने को बाकी नहीं बचा, लेकिन रूई खुद को संभालकर कपड़े बदल आती है। जियांग देखता है कि उसके बाल अब भी गीले हैं। वो बिना बोले तौलिया उठाकर उसके बाल पोंछने लगता है। उस छोटे से स्पर्श में जितने भाव छिपे थे, शायद किसी कविता में भी ना मिले। पल बहुत नाजुक था। रूई खुद डर गई और तुरंत घर छोड़कर चली गई। उसे लगा एक कदम और आगे बढ़ा तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाएगी। जियांग को जल्द ही एक अवार्ड शो में सम्मानित किया जाता है। स्टेज पर खड़े होकर वो कहता है, अगर मेरे जीवन में कोई है जिसने मुझे इंसान बनाया है तो वो रूई है। सबके सामने वो ये भी स्वीकार करता है कि वो रूई से प्यार करता है। रूई की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे दिल में बरसों से छुपा कोई सपना आज सच बन गया हो। समय बीतता है और कहानी आगे बढ़ती है। यांग और लान साथ आ चुके हैं। सू और जाबी भी अब कपल हैं। पूरे कैंपस में एक खूबसूरत गर्मजोशी हवा में तैर रही थी। कुछ साल बाद जियांग और रूई इटली से देश लौटते हैं। कदम जमीन पर थे, लेकिन दिल हल्का, जैसे सफर ने उन्हें और भी मजबूत कर दिया हो। दोस्तों ने उनके लिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी। रात गाने, हंसी, पुरानी यादों और नए सपनों से भर जाती है। अगले दिन दोनों पुराने कैफे में पहुंचे, जहां कभी रूई काम करती थी। रूई ने दीवार को छूते हुए कहा, एक दिन ये जगह मेरी होगी। जियांग उसके करीब खड़ा था। बिना कहे ही उसने उसके फैसले का समर्थन कर दिया। काउंटर के पीछे जाकर उसने एक कप कॉफी बनाकर रूई के हाथ में थमा दी। रूई ने एक घूंट लिया और जैसे दुनिया की सारी थकान उतर गई। दोनों करीब आए। हल्की सी मुस्कान के बीच वो एक कोमल गहरा किस शेयर करते हैं और कहानी एक शांत खूबसूरत अंत पर पहुंचती है, जहां प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, साथ बढ़ने में था।